हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम मॉडल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें आपका ये मॉडल पेपर है, ये प्रैक्टिस सेशन नहीं है जो मैं करा रही थी। प्रैक्टिस सेशन जो आपके रंजीत सिंह की बुक से था, जिसमें हमने 2 प्रैक्टिस सेशन कर लिए थे, 2 प्रैक्टिस कर लिए थे। आज ये जो वीडियो रहेगी ये मॉडल पेपर 1 रहेगा। मॉडल पेपर है डिट्टो एकदम जैसे एग्ज़ाम में आता है उसी टाइप का ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो अपना फीडबैक वीडियो को लास्ट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपने कितना स्कोर किया आज के मॉडल पेपर में। इसमें जो रेशियो है ग्रामर और लिटरेचर का बराबर है। ऐसा नहीं है कि ग्रामर कम है तो सिर्फ लिटरेचर है, ये लिटरेचर और ग्रामर दोनों का रेशियो यहाँ पे बराबर है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा आज की क्लास का, कितना आपने इसमें स्कोर किया है। ठीक है, whom does पहला क्वेश्चन है, whom does the Forsyte family secretly call the Buccaneer in the Forsyte saga। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फोर्साइट सागा में, दी फोर्साइट सागा में फोर्साइट फैमिली सीक्रेटली किसे बुकेनियर कहता था। बुकेनियर, ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये इजीली आंसर कर लेंगे कि फोर्साइट सागा में जो फोर्साइट परिवार था, फोर्साइट फैमिली थी, वो सीक्रेटली किसे बुकेनियर कहते थे। ठीक है, बताना है। आपके ऑप्शन में है मॉन्टेग डार्टी या फिलिप बॉसनी या फिर जोलियन फोर्साइट या वेल डार्टी। ठीक है, बताना है वेल डार्टी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका फिलिप बॉसनी को ही फोर्साइट परिवार जो है वो बुकेनियर कहकर बुलाता था, उसके सामने नहीं बुलाता था, सीक्रेटली उसका नाम रखे थे, सीक्रेटली बुलाते थे चुपके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सेड किसने कहा है, लिसिडास इज द टच स्टोन ऑफ टेस्ट, द 18th century criticism could not make anything of it, the very form of the poem is a stumbling block to the common sense critic। किसने कहा है, डॉक्टर जॉनसन ने कि मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन या मार्क पैटिसन। मतलब कहा क्या है, लिसिडास जो है वो स्वाद की कसौटी है, यानी कि टच स्टोन, टेस्ट ऑफ टच स्टोन है, और 18वीं सेंचुरी की आलोचना इसमें कुछ नहीं कर सकी। कविता का जो मूल रूप ही है वो सामान्य बुद्धि के आलोचक के लिए एक बाधा है, ऐसा किसने कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपके ऑप्शन में है डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, अल्फ्रेड टेनिसन, मार्क पैटिसन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा, मार्क पैटिसन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, लेट पोएट्री वंस बी रिस्टोर्ड टू हर एंशिएंट ट्रूथ एंड प्योरिटी, लेट हर बी इंस्पायर्ड फ्रॉम हेवन, लेट हर प्लीज इंस्ट्रक्ट, सरप्राइज एंड एस्टोनिश, विच एज हैज़ बीन रेफर्ड टू हियर। यहाँ पे किस एज को यहाँ पे रेफर्ड किया जा रहा है कि पोइट्री जो है, जो कविता है, कविता को एक बार उसकी प्राचीन सच्चाई और पवित्रता में पुनः स्थापित किया जाए, उसे स्वर्ग से प्रेरणा मिले, उसे प्रसन्न करने में, यानी कि उसे स्वर्ग से इंस्पायर किया जाए, उसे प्रसन्न किया जाए और उसे इंस्ट्रक्ट किया जाए, आश्चर्यचकित करने और विस्मित करने दें। ये किस एज का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, किस एज को रेफ़र किया गया है, 18th सेंचुरी की, मिड 18 की, मॉडर्न एज या रेनेसा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, मिड 18th सेंचुरी को ये कहा गया है। नेक्स्ट वन पे आज की क्लास का जो आपका मॉडल पेपर है ना, मैं इस सबका स्कोर देखना चाहूँगी, कितना स्कोर आपने इस वाले वीडियो में, ये जो मॉडल पेपर है इसमें आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और जो प्रैक्टिस सेशन है वो चलती रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपका एक 2 बार मॉडल पेपर भी आएगा। ठीक है, सैमसन द सेंट्रल कैरेक्टर इन सैमसन एगोनिस्ट इज़। तो सैमसन एगोनिस्ट में जो सेंट्रल कैरेक्टर है, टाइटल कैरेक्टर भी यही है, सैमसन। ये क्या है चैम्पियन है, रोमन एम्परर है, ग्रीक वॉरियर है या एन इंग्लिश किंग है क्या ये। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, एक हिब्रू चैम्पियन है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाउंड फॉर्म्स ऑफ आर सिंटैक्टिक फॉर्म्स विद कॉन्स्टेंट मीनिंग, उसे मॉर्फिम्स कहेंगे कि लेक्सिकल आइटम्स की, सेंटेंस कनेक्टर की, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक है, बाउंड फॉर्म्स ऑफ डैश आर सिंटैक्टिक फॉर्म्स विद कॉन्स्टेंट मीनिंग। यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए,
ठीक है, क्या आना चाहिए, मॉर्फीम्स की लेक्सिकल आइटम, सेंटेंस कनेक्टर क्या होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे मॉर्फीम्स हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा मॉर्फीम्स। ठीक है, क्योंकि बाउंड फॉर्म्स ऑफ मॉर्फीम्स आर सिंटैक्टिक, स्थिर वाले वाक्यात्मक एक रूप होते हैं। तो यहाँ पे आपका मॉर्फीम्स है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि हमें 125 क्वेश्चन करने हैं और जो कि क्वेश्चंस भी बड़े हैं तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आइडेंटिफाई द शेक्सपियरियन कैरेक्टर हु अटर्स द फॉलोइंग। उस शेक्सपियरियन कैरेक्टर को हमें मतलब आइडेंटिफाई करना है जिसने ये कहा है, नो आई विल नॉट वीप, आई हैव फुल कॉज ऑफ वीपिंग, बट दिस हार्ट शैल ब्रेक इनटू 100,000 फ्लॉज आर एर, आई विल वीप, ओ फूल आई शैल गो मैड। ऐसा किसने कहा है, ग्लूसेस्टर, किंग लियर, मैकबेथ या ओथेलो। कौन कहता है कि नो आई विल नॉट वीप, नहीं मैं नहीं रोऊंगा, मेरे पास रोने का पूरा कारण है, लेकिन ये हृदय से 100,200 से टूट जाएगा, या फिर मैं रोऊंगा, अरे मूर्ख पागल, मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसा किसने कहा है कि मैं नहीं रोऊंगा। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किंग लियर में किंग लियर ही कहते हैं, यहाँ पे आपका किंग लियर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉलेज डिड जॉन गोल्सवर्दी अटेंड। किस कॉलेज को गोल्सवर्दी अटेंड करते हैं, क्राइस्ट, न्यू या फिर किंग्स या फिर ट्रिनिटी। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यू कॉलेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोफोन्स आर पेयर्स ऑफ वर्ड्स। होमोफोन्स क्या है, होमोफोन्स शब्दों के जोड़े क्या है, डिफरेंट स्पेलिंग विद सेम मीनिंग, कि डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन विद सेम मीनिंग, कि विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग, कि डिफरेंट मीनिंग विद सेम स्पेलिंग। कौन सा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो होमोफोन्स क्या होता है, उसमें जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होती है, लेकिन जो मीनिंग होती है वो अलग होती है। जैसे कि बियर, अब बियर मतलब सहना भी होता है, बियर मतलब भालू भी होता है, बट यहाँ पे जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम ही हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मीनिंग जो निकल रहा है वो अलग निकल रहा है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु ओपाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, किसने कहा है, वर्ड्सवर्थ इज द ग्रेटेस्ट पोएट ओनली आफ्टर शेक्सपियर एंड मिल्टन फ्रॉम एलिजाबेथन टू प्रेजेंट टाइम। ऐसा किसने कहा है कि शेक्सपियर, किसने कहा है, मतलब निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एलिजाबेथन से लेकर वर्तमान समय तक शेक्सपियर और मिल्टन के बाद वर्ड्सवर्थ सबसे महान कवि रहे हैं। ऐसा किसने कहा है कि अगर बात कर ली जाए कि एलिजाबेथन से लेकर और प्रेजेंट टाइम तक, आज की भी बात कर रहा है, एलिजाबेथन से लेकर प्रेजेंट टाइम तक शेक्सपियर और मिल्टन तो रहे ही रहे हैं, लेकिन उनके बाद अगर कोई महान कवि रहा तो वो कौन रहा है, वर्ड्सवर्थ। ऐसा किसने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन या टी.एस. एलियट। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, हु सेड, किसने कहा, शेक्सपियर हैड नाउ हेयर रिटन मोर देन 6 कंसेक्यूटिव लाइन्स ऑफ गुड पोएट्री। ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, मैथ्यू अर्नोल्ड या बेन जॉनसन। किसने कहा है कि शेक्सपियर ने कहीं भी लगातार 6 लाइनों से अधिक कविता नहीं लिखी थी। ऐसा किसने कहा है कि शेक्सपियर ने कहीं भी लगातार 6 लाइनों से अधिक अच्छी कविता नहीं लिखी थी, अच्छी कविता नहीं लिखी थी। ऐसा किसने कहा है, तो हमारे डॉक्टर जॉनसन ने कहे हैं, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ओके, सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, What is meant by electric method? एक मिनट, What is meant by electric method of language teaching? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो भाषा शिक्षण की इलेक्ट्रिक मेथड से क्या तात्पर्य है। इलेक्ट्रिक मेथड अगर हम देखा जाए, अगर हम बोले तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उदार विधि। ये थोड़ा सा आपका आ गया है यहाँ पे, पेडागॉजी का उदार विधि जो होती है उसका क्या मतलब होता है। इलेक्ट्रिक मेथड मतलब ही होता है उदार विधि, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मेथड क्या होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अ कॉमन सेंस ब्लेंडिंग ऑफ सिचुएशन रिक्वायर्ड मेथड। ठीक है, इलेक्ट्रिक विधि जो होती है जिसका उदार विधि कहा जाता है, जिसमें स्टूडेंट्स को बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं उनके आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। हु इज़ द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग, वन हुज हैंड लाइक द बेस इंडियन
थ्रू अ पर्ल अवे रिचर देन ऑल हिज ट्राइब। तो ये किसने कहा है, निम्नलिखित में से ये किसने कहा, किंग रिचर्ड फर्स्ट, कैसियस, ओथेलो या हैमलेट। ये किसी प्ले की लाइन है और पूछा जा रहा है कि किस कैरेक्टर ने ये लाइन बोला है। ठीक है, किसने ये लाइनें बोला है कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसके हाथ में उस नीच भारतीय की तरह अपने पूरे कबीले से अधिक कीमती मोती उसने फेंक दिया है, ऐसा किसने कहा है। एंड यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ओथेलो। ओथेलो में ओथेलो ही कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु इज़ द स्पीकर ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स। तो यहाँ पे किसने निम्नलिखित में से ये लाइनें कौन कहता है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, कि क्या महान नेपच्यून के सभी महासागर मेरे हाथ से इस खून को धो देंगे। नो, नहीं, दिस माई हैंड विल रेदर द मल्टीट्यूडिनस सीज इन कार्नाडाइन। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नहीं, ये मेरा हाथ असंख्य समुद्रों को जला देगा और हरे को लाल बना देगा, मेकिंग द ग्रीन वन रेड। तो ये किसने कहा है, लेडी मैकबेथ, मैकबेथ या ओथेलो या गर्टरूड, किसने कहा है। तो ये मैकबेथ की ही लाइन है और मैकबेथ की लाइन है, मैकबेथ ही ये लाइनें कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला जो लाइनें हैं ये मैकबेथ कहता है और जो अरेबियन शी वाला जो अरेबियन परफ्यूम्स वाला बात वो लेडी मैकबेथ कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, Who among the following English playwright scripted the film Shakespeare in Love। ठीक है, शेक्सपियर इन लव। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से इंग्लिश प्ले राइटों में से किसने शेक्सपियर इन लव की पटकथा लिखी है। ठीक है, किसने, मतलब बताना है कौन सा इंग्लिश वो प्ले राइट है जिसने शेक्सपियर इन लव फिल्म की एक स्क्रिप्टेड लिखा है, पटकथा जिसको हिंदी में बोलते हैं स्क्रिप्टेड। तो शेक्सपियर इन लव का एक फिल्म है, उसकी स्क्रिप्टेड किसने लिखा है इंग्लिश प्ले राइट में, हैरोल्ड पिंटर हैं आपके ऑप्शन में है, एलन बेनेट हैं, कैरल चर्चिल हैं, टॉम स्टुपार्ड है, कौन है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, टॉम स्टुपार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, Which among the Shakespeare plays can be rightly called pastoral comedy। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा शेक्सपियर का पेस्टोरल कॉमेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेस्टोरल कॉमेडी कौन सा है। वैसे पेस्टोरल कॉमेडी तो हमारा एज यू लाइक इट है, एज यू लाइक इट है। ठीक है, ये पेस्टोरल कॉमेडी है, इसमें पाए जाते हैं एलिमेंट्स। लेकिन इन चारों ऑप्शन में अगर हमें बताना है तो कहाँ पे कौन सा ऐसा प्ले है जहाँ पे पेस्टोरल कॉमेडी के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बहुत ही कम एलिमेंट्स पाए जाते हैं लेकिन है, माना जाता है वो भी। वैसे अगर आपके ऑप्शन में एज यू लाइक इट है तो आप एज यू लाइक इट पे लगा सकते हैं, बट अगर ऑप्शन में एज यू लाइक इट नहीं है तो आप विंटर्स टेल पे जा सकते हैं, क्योंकि विंटर्स टेल जो है, द विंटर्स टेल, इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं पेस्टोरल कॉमेडी के। ठीक है, सेकंड पे ये वाला प्ले आता है शेक्सपियर का जिसमें पेस्टोरल कॉमेडी के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच अमंग द शेक्सपियर प्लेस कैन नॉट बी ग्रुप्ड अंडर रोमांसेस। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जो रोमांसेस के तहत नहीं आता है। ऐसा कौन सा प्ले है जो रोमांस के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है। द विंटर्स टेल है, एज यू लाइक इट है, रोमियो एंड जूलियट है, टेम्पेस्ट है। तो वैसे अगर हम देखा जाए रोमांसेस की अगर बात हो जाए तो सिम्बलिन है, आपका प्रिंस पेरिक्लीज है आपका, जिसे प्रिंस ऑफ टायरे कहा जाता है, टेम्पेस्ट है। अगर ड्रामेटिक रोमांसेस की प्ले की बात की जाए तो टेम्पेस्ट है, और सिम्बलिन है, पेरिक्ल्स है, टेम्पेस्ट है, विंटर्स टेल है, ये भी आता है आपके रोमांसेस में। बट यहाँ पे पूछा जाए कैन नॉट बी, कौन सा नहीं आता है। ठीक है, कौन सा नहीं आता है जो रोमांसेस के तहत हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो नहीं रखा जाता वो रोमियो जूलियट है, रोमियो जूलियट ट्रेजेडी है। ठीक है, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है, इसको माना जाता है, रोमियो एंड जूलियट को क्या कहा जाता है, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी माना जाता है। ठीक है, फर्स्ट रोमांटिक ट्रेजेडी है ये। ओके, तो ये याद रखना है। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रोमांसेस के तहत नहीं रखा जाता है। बाकी आपका विंटर्स टेल है, सिम्बलिन है, पेरिकल्स है, टेम्पेस्ट, ये रोमांसेस के तहत आते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आएंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट बुक ऑफ द फोर्साइट सागा डील्स विद ए पोजेशन, हु इज़ द मैन ऑफ पोजेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि द फोर्साइट सागा की जो पहली बुक है वो पोजेशन से संबंधित है। किससे डील करता है? पोजेशन से, पोजेशन से यानी कि कब्जा से संबंधित है। तो ये जो कब्जा करने वाला आदमी है वो कौन है? मैन ऑफ पोजेशन है कौन? जॉर्ज है, सोम्स है, या फिलिप बॉसनी है, या फिर स्वीथिन है, कौन है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सोम्स जिसे कहा जाता है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु कैरेक्टराइज्ड वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड एज मोर दैन हिस्टोरिक दैट प्रॉफिटिक ले एन और फिक्स सॉन्ग अटर्ड बाई अ ग्रेट बार्ड। ठीक है, ये किसने कहा है? वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ के द प्रील्यूड को किसने ऐतिहासिक से अधिक एक भविष्य सूचक गीत, एक महान कवि द्वारा गाया गया एक ऑर्फिक गीत के रूप में किसने चित्रित किया है? ठीक है, तो ये बताना है। मतलब वर्ड्सवर्थ के प्रील्यूड को किसने कहा है? मोर दैन हिस्टोरिक दैन प्रॉफिटिक ले, मतलब ऐतिहासिक से अधिक एक भविष्यवाचक एक ऑर्फिक सॉन्ग और एक महान कवि एक ग्रेट बार्ड द्वारा गाया गया एक ऑर्फिक गीत प्रॉफिटिक ले के रूप में किसने ये चित्रित किया है? मैथ्यू अर्नोल्ड, स्टिकॉलेज, वॉल्टर स्कॉट या रॉबर्ट साउदी। तो किसने ये कहा है? सो राइट आंसर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर बी होगा, स्टिकॉलरिज। ठीक है, याद रखना है। और ये इन्होंने कहाँ कहा है? तो टू विलियम वर्ड्सवर्थ, याद रखना है। इनका एक वर्क है स्टिकॉलरिज का, टू विलियम वर्ड्सवर्थ, उसमें इन्होंने कहा है। ठीक है, आई थिंक जो 1807 में आया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, होम डज पोलोनियस सेंड टू स्पाई ऑन लियर्टीज इन पेरिस। तो पोलोनियस ने पेरिस में लियर्टीज पर जासूसी करने के लिए किसे भेजा था? फ्रांसिस्को को, या फिर गोरगोंजालो को, रोनाल्डो को, सैमसन को। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा रोनाल्डो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, इन शेक्सपियर्स लिटरेरी आउटपुट द पीरियड 1604 से 1608 इज़ अ पीरियड ऑफ। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शेक्सपियर का जो लिटरेरी आउटपुट है साहित्यिक सृजन में 1604 से 1608 की जो पीरियड है वो क्या है? कॉमेडी प्लेज है कि हिस्टोरिकल प्लेज है कि ग्रेट ट्रेजेडीज है कि नन ऑफ दी है बाबा। तो 1604 से 1608 के बीच में इनके ग्रेट ट्रेजेडीज आए थे, है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा सी। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर्साइट सागा विद द करेक्ट ऑप्शन। चूज प्रिविलेज टू बी प्रेजेंट एट अ फैमिली फेस्टिवल ऑफ द फोर्साइट्स हैव बीन दैट चार्मिंग एंड इंस्ट्रक्टिव साइट एंड अपर मिडिल क्लास फैमिली इन फुल। यहाँ पे आपको फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे स्पेक्टिकल फ्लाइट या फिर आपका स्पेक्टिकल आएगा, फ्लाइट आएगा, या फिर आपका प्लूमेज, या फिर रगीला। क्या आएगा? रेगीला क्या आएगा? ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा सा हम इसको समझ लेते हैं कि फोर्साइट सागा की फर्स्ट लाइन में सही विकल्प हमको भरना है। फोर्साइट के पारिवारिक उत्सव में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त करने वाले लोगों ने एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार के उस आकर्षक और शिक्षाप्रद दृश्यों को पूर्ण रूप से देखा है। किससे? स्पेक्टिकल से, तमाशा या उड़ान, पंख या राज चिन्ह बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिल करना था, एक लाइन था उसको फिल करना था। ओके, तो इस टाइप का भी आपको क्वेश्चन मिलता है, आया ही था लास्ट में आपने देखेगा 2021 में आप देखे थे जो आपका लिटरेरी टर्म से क्वेश्चन आया था, कुछ इसी टाइप का आया था, लिटरेरी मूवमेंट्स या टर्म से आया था। हेयर द सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोरालिटी प्लेज, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मोरालिटी प्लेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, कुछ विशेषताएं दी गई हैं, हमें सही आंसर ढूंढना है। दे आर ड्रामेटाइज एलिगोरीज, यहाँ पे आपने देखना है कोर्स में है तो ये आपने देखना है। दे आर ड्रामेटाइज एलिगोरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, कि ये मतलब वे मानव जीवन के नाटकीय रूपक है। दे डिपिक्ट मैन्स टेम्पटेशन एंड सिनिंग, हिज क्वेस्ट फॉर सेल्वेशन एंड हिज कन्फ्रंटेशन विद दैट, मतलब वे मनुष्य के प्रलोभन और पाप, उसकी मुक्ति की खोज और मृत्यु के साथ उसके टकराव को दर्शाता है। कि दो द हीरो रिप्रेजेंट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम दूंगी जिससे आप यहाँ पे इजी पढ़ के आंसर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो हम राइट आंसर पे जाएंगे, जो राइट आंसर है हमारा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दे आर ड्रामेटाइज्ड एलिगरीज ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, दे डिपिक्ट मैन्स टेम्पटेशन, सिनिंग,
हिज क्वेस्ट फॉर सेल्वेशन एंड कन्फ्रंटेशन विद डेथ। तो ये दोनों ही करेक्ट है यहाँ पे, तो इसलिए ए पे जाएंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, गोल्सवर्दी शॉर्ट स्टोरी क्वालिटी। गोल्सवर्दी का एक शॉर्ट स्टोरी है क्वालिटी, जो कब आया था, 1912 में आया था। स्टार्ट्स विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बूट शॉप, ऑन द टॉप वॉज द नेम प्लेट। आपके ऑप्शन में है गैसलर ब्रदर्स, गैसलर एंड सन्स, मेसर्स गैसलर या गैसलर कॉर्नर। मतलब गोल्सवर्दी की एक शॉर्ट स्टोरी है क्वालिटी, जो 1912 में आई थी। बूट शॉप के वर्णन से ये शुरू होती है। सबसे ऊपर नाम की प्लेट लगी थी, किसके नाम की? जो सबसे ऊपर नेम प्लेट लगा था वो किस नाम से था? ठीक है, तो गैसलर ब्रदर्स है, गैसलर एंड सन्स है, क्या है आंसर करना है। सो राइट आंसर यहाँ पे आई होप कि आप लोग आंसर कर चुके होंगे। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, गैसलर ब्रदर्स। अगर मैं ज़्यादा टाइम देने लगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ूँ, ऑप्शन पढ़ूँ, आप तब तक आंसर कर लीजिए। विच ऑफ द शेक्सपियर प्लेज हैज़ नेवर बीन एडॉप्टेड फॉर फिल्म आर टेलीविज़न। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के किस प्ले को कभी फिल्म या टेलीविज़न के लिए नहीं अपनाया गया। कौन सा ऐसा प्ले था जिसके ऊपर कभी फिल्म ही नहीं बनी, ना ही टेलीविज़न के लिए अपनाया गया, ना ही फिल्म के लिए अपनाया गया कभी उसे। टेमिंग ऑफ द श्रू, द टू नोबल किंग्समैन, ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा, सिम्बरिन, कौन सा वो प्ले है? और ये भी बताइएगा क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, द टू नोबल किंग्समैन। ये एक प्ले था जिस पे कभी भी कोई फिल्म या टेलीविज़न नहीं अपनाया गया। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ दीज इज़ द डार्क कॉमेडीज़, यानी कि प्रॉब्लम कॉमेडीज़। तो इसमें बताना है कौन सा वो प्ले है जो डार्क कॉमेडीज़ या प्रॉब्लम कॉमेडीज़ के लिए जानी जाती है। कौन सा वो प्ले है? मेजर फॉर मेजर, एज यू लाइक इट, मच अडू अबाउट नथिंग, या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। हम सभी जानते हैं ये डार्क प्ले की नाम से जानी जाती है, और हेड ट्रिक, बेड ट्रिक के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वॉज द लेजेंडरी क्वीन ऑफ द एमेजॉन्स इंगेज टू थीसियस इन मिडसमर नाइट ड्रीम। तो यहाँ पे आपका वो था, डैश था, डैश वॉज द लेजेंडरी क्वीन ऑफ द एमेजॉन। मतलब वह कौन थी? अमेजॉन की प्रसिद्ध रानी थी जिसने सगाई की थी मिडसमर नाइट ड्रीम में थीसियस से हुई थी। हेलेना, हर्मिया, हिप्पोलिटा, पक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिप्पोलिटा। शुरुआत में ये प्ले शुरू ही होता है हिप्पोलिटा और थीसियस की इंगेजमेंट से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज़ द वाइट मंकी ऑफ द नॉवेल ऑफ द सेम टाइटल। इसका बताना है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि इसी शीर्षक वाले उपन्यास का द वाइट मंकी क्या है। मतलब सेम ही टाइटल वाले नॉवेल का द वाइट मंकी क्या है? पोयम है, बुक है, पेट है या पेंटिंग है? क्या है बताना है, ठीक है। सेम ही टाइटल का, जैसे वाइट मंकी नॉवेल का नाम है तो सेम ही टाइटल का क्या है? पोयम है, बुक है, पेट है या पेंटिंग है? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यस, पेंटिंग करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब थॉटफुल लव। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा कैरेक्टर है जो विचारशील प्रेम का वर्णन करता है, थॉटफुल लव को डिस्क्राइब करता है। ऑरलैंडो रोजालिन है, सीलिया ओलिवर है, फीबे या सिल्वियस है, हेलेना एंड ओबेरॉन है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सीलिया एंड ओलिवर, बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हेन जून एंड फिल डाइन विद द सोम्स एंड इरिन, व्हाट आइटम ऑफ डेकोरेशन टू जून एंड सोम्स स्क्वेबल ओवर। अब ये उसकी लाइन आ गई है, फोरसाइट सागा का क्वेश्चन है। ये पूछा जा रहा है कि जब जून और फिल सोम्स और आयरिन के साथ भोजन करते हैं तो जून और सोम्स की सजावट की कौन सी वस्तु दी जाती है? जून और सोम्स को सजावट की कौन सी वस्तु दी जाती है? क्लॉक, फ्लावर्स, टेबल क्लॉथ या कटलरी, क्या दिया जाता है? सो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, फ्लावर्स दिया जाता है, फूल। नेक्स्ट वन पे आएंगे, तो यहाँ पे भी आपका डैश है, ठीक है। डैश इज आ sumptuous allegorical entertainment combining poetry, music, dance, scenery and extravagant costumes है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैश इज आ sumptuous allegorical entertainment combining poetry, music, dance, scenery and extravagant costume, कि एक भव्य रूपात्मक मनोरंजन जिसमें कविता, संगीत, नृत्य, दृश्य और असाधारण वेशभूषा का संयोजन भी है। उसमें आपको सब कुछ दिखेगा। कंबाइनिंग है, पोइट्री है, म्यूजिक है, डांस है, सीनरी है, क्या है? मास्क, बैलेट, सटायर या लिरिक। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा
वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली मास्क है, बैलेड में ऐसा कुछ दिखता नहीं है जहाँ पे आपका संगीत भी हो, डांस भी हो, ये सब कहाँ बैलेड में है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हैमलेट लाइंग वुंडेड सेज टू हिज फ्रेंड होरेशियो आई एम डेड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि हैमलेट घायल अवस्था में अपने मित्र से कहता, अपने दोस्त से कहता है होरेशियो मैं मर चुका हूँ। इसका क्या उदाहरण है? ये क्या है? ये एक प्रोटेसिस है कि एनाक्रोसिस है कि प्रोलेप्सिस है कि पन है? पन मतलब एमक अलंकार जिसे बोला जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, ये कितनी बारी हमने किया है, प्रोलेप्सिस है ये एक। ये किसका उदाहरण है? प्रोलेप्सिस का उदाहरण है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच इज़ लाइक एन एक्सकर्जन इन टू द इंग्लिश फील्ड एट सनराइज। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा सनराइज के समय अंग्रेजी क्षेत्रों में भ्रमण जैसा है? कौन सा है वो प्ले जो सनराइज यानी कि सूर्योदय के समय अंग्रेजी क्षेत्रों में भ्रमण जैसा है? कौन सा प्ले है? पैराडाइज रिगेन, एल एलिग्रो, थायरिसिस या लिसिडास? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, एल एलिग्रो। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन विच बुक नंबर ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एडम टेल्स राफेल द स्टोरी ऑफ हिज ओन लाइफ एंड द मीटिंग विद ईव। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट की किस बुक में एडम राफेल को अपने जीवन और ईव से मुलाकात की कहानी बताता है? बुक फर्स्ट, बुक 6, बुक 5 या बुक 9? किस में बताता है? तो ये हमने पढ़ रखा है ना, ये मैंने पढ़ाया है, कितनी बारी ये क्वेश्चन कराया है, तो बुक 6 में। एंड नेक्स्ट पे आएंगे। अ ब्लेंडिंग और कन्फ्यूजन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंस इम्प्रेशन इन विच वन टाइप ऑफ सेंसेशन इज रेफर्ड टू इन टर्म्स मोर एप्रोप्रिएट टू अनदर इज कॉल्ड मॉर्फीम। क्या बोला जाएगा इसे? मतलब कहा क्या जा रहा है यहाँ पे कि विभिन्न प्रकार के इंद्रिय, जो इंद्रिय होते हैं, संवेदनाओं का मिश्रण या भ्रम, जिसमें एक प्रकार की संवेदना को दूसरे के लिए अधिक उपयुक्त शब्दों में संदर्भित किया जाता है, उसे क्या वो क्या कहलाता है? मॉर्फीम या सिम्बॉलिस्ट या फिर आपका, ठीक है, सिम्बॉलिस्ट, सिनेस्थेसिया या फिर आपका आ जाएगा सिनक्रोनिक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिनेस्थेसिया हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। फिर से ये क्वेश्चन आ गया है, तो आपने बताना है। डीजी रोसिटी वॉज अ प्री रेफेलाइट पोएट, यानी कि डीजी रोसिटी एक प्री रेफेलाइट पोएट थे, बिल्कुल। द स्प्रिंग रिदम इज एसोसिएटेड विद द पोइट्री ऑफ जी एम हॉपकिंस। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि स्प्रिंग रिदम जो है वो जी एम हॉपकिंस की कविता से जुड़ी है। तीसरा है जी एम हॉपकिंस पोइट्री मार्क्ड एज अ ट्रांजिशन इन सेंसिबिलिटी, यानी कि जी एम हॉपकिंस की जो कविता है वो संवेदनशीलता में परिवर्तन का प्रतीक है। और चौथा है डब्ल्यू बी ईट्स अर्ली पोइट्री वॉज लिंक टू द सेल्टिक रिवाइवल। डब्ल्यू बी ईट्स की प्रारंभिक कविता सेल्टिक रिवाइवल से जुड़ी थी। कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, 1, 2 एंड 4 आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। Who has defined poetry as a fundamental creative act using language। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कविता को किसने कविता को भाषाओं का उपयोग करके एक मौलिक रचनात्मक कार्य के रूप में परिभाषित किया है? एच.डब्ल्यू. लॉन्गफेलो है, राल्फ वॉल्ड इमर्सन है, डायलोन थॉमस है या विलियम वर्ड्सवर्थ है? तो किसने किया है कविता को भाषाओं का उपयोग करके एक मौलिक रचनात्मक कार्य के रूप में, किसने डिफाइन किया है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, डायलोन थॉमस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द प्रोसेस बाय विच द वर्ड पास अवे गॉट इट्स करेंट सेंस ऑफ डाई इज। यहाँ पे बताना है, कहा जा रहा है कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा पास अवे शब्द को मरना का वर्तमान अर्थ मिला है, वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? जिसे पास अवे का मतलब क्या होता है? डाई हो जाना। तो पास अवे शब्द को मरना का वर्तमान अर्थ मिला है, ठीक है। वर्तमान अगर हम क्या बोलेंगे, डाई ना बोल के पास अवे बोलते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एम्लियोरेशन या फिर जनरलाइजेशन या फिर पेजोरेशन या यूफेमिज्म। तो हम डाई ना बोल के पास अवे बोल देंगे, नया टर्म है। अगर हम डाई ना बोल के, डाई हमको थोड़ा बुरा लग रहा है, तो मतलब कोई बुरी चीज़ को ना बोलकर उसकी जगह पे अच्छा शब्द का यूज़ कर लेना, सेम वही अर्थ वही निकलेगा, बट अर्थ अच्छे शब्द का यूज़ कर लेना, उसे हम यूफेमिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। पॉइंटेड आउट क्रिटिसिज्म इज एन इनएविटेबल एज ब्रीदिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपका डैश था, ठीक है, डैश
डैश मतलब किसने कहा था, हु पॉइंटेड, ऐसा था, किसने कहा था, पॉइंटेड आउट क्रिटिसिज्म, यानी कि जो आलोचना है वो सांस लेने की तरह एक अपरिहार्य है। जो क्रिटिसिज्म है वो सांस लेने के लिए एक क्या है, एक इनएविटेबल के रूप में है। वॉशिंगटन एलेस्टन ने कहा है कि टी एस इलियट ने, कि हेरोल्ड पिंटर ने, कि वर्ड्सवर्थ ने, ऐसा किसने कहा है। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा, टी एस इलियट ने। एंड नेक्स्ट पे आएंगे, विच रोमांटिक पोएट क्वाइंड द फेमस फ्रेज स्पॉट्स ऑफ टाइम, कौन सा रोमांटिक पोएट है, पोएट हैं जिन्होंने ये फ्रेज को क्वाइन किया है, स्पॉट्स ऑफ टाइम, कीट्स, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन। तो हम सभी को पता है किसने किया है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कहाँ किया है, तो ये प्रिल्यूड के बुक 12 में। हु अमंग द फॉलोइंग वुमेन राइटर्स फेमसली इमेजिन द प्लाइट ऑफ शेक्सपियर सिस्टर, तो ये किसने का, निम्नलिखित महिला लेखिकाओं में से किसने शेक्सपियर की बहन की दुर्दशा की प्रसिद्ध कल्पना की थी। ठीक है, मतलब निम्नलिखित महिला लेखिकाओं में किसने शेक्सपियर की बहन की दुर्दशा की प्रसिद्ध कल्पना की थी। जॉर्ज एलियट, की वर्जीनिया वुल्फ, आयरिस मैड्रोक या फ्रांसिस बर्नी। तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका वर्जीनिया वुल्फ हो जाएंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द टर्म कर्टल सोनेट वॉज क्वाइंड बाई, कर्टल सोनेट किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, जॉन मिल्टन ब्लैक, या फिर आपके आते हैं गेरॉर्ड मैनली हॉपकिंस, या फिर मैथ्यू अर्नोल्ड। तो हम सभी जानते हैं जी.एम. हॉपकिंस। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हैड वी बट वर्ल्ड एनफ एंड टाइम्स दिस क्वाइनेस्ट लेडी वर नो क्राइम, दिस स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये कौन सा एग्जाम्पल है, आयरनी है, पैराडॉक्स है, कि हाइपरबली है, कि यूफेमिज्म है, कौन सा है ये। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैड वी बट वर्ल्ड एनफ द, क्या है ये, कौन सा स्टेटमेंट है, आयरनी, पैराडॉक्स या हाइपरबली या यूफेमिज्म क्या है, कि यदि हमारे पास पर्याप्त संसार और समय होता तो ये शर्म, हे महिला, कोई अपराध नहीं होती, ये क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा आयरनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट वन है व्हाट इज रजिस्टर, रजिस्टर क्या है, ये क्या है बताना है। द वे इन विच द लैंग्वेज रजिस्टर्स इन द माइंड्स ऑफ इट्स यूज़र, मतलब जिस तरह से एक भाषा अपने उपयोगकर्ताओं के दिमाग में दर्ज होती है वो रजिस्टर है। द वे यूज़र्स ऑफ अ लैंग्वेज रजिस्टर द नॉन्सेस ऑफ दैट लैंग्वेज, कि जिस तरह एक भाषा के उपयोगकर्ता उस भाषा की बारीकियों को दर्ज करते हैं वो रजिस्टर है। कि अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन सोशल सिचुएशन और वन स्पेशली डिज़ाइन फॉर द सब्जेक्ट इट डील्स विद, कि एक प्रकार की मतलब सामाजिक, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक स्थितियों में प्रयुक्त होने वाली भाषा की विविधता या उस विषय के लिए विशेष रूप से तैयार की गई एक भाषा है, क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी ही करेक्ट हो जाएगा, एक प्रकार की लैंग्वेज है ये जो सोशल सिचुएशन में यूज़ की जाती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज जॉनसन्स ओपिनियन रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ द 3 यूनिटीज इन द प्ले ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्ले में 3 यूनिटीज़ का उल्लंघन के संबंध में जॉनसन की क्या राय है। शेक्सपियर के प्लेज में 3 यूनिटीज़ जो है उसका क्या हुआ है, उल्लंघन हुआ है। तो इस पे डॉक्टर जॉनसन का ओपिनियन क्या है कि शेक्सपियर शुड हैव फॉलोड द यूनिटीज़। उनका ओपिनियन ये है कि शेक्सपियर को एकता का पालन करना चाहिए, यानी कि यूनिटीज़, उस यूनिटी जो एक्शन टाइम उसका पालन करना चाहिए। कि शेक्सपियर फॉलोड द इम्पॉर्टेंट यूनिटी ऑफ एक्शन सेटिस्फैक्टरली, कि शेक्सपियर ने क्रिया के महत्वपूर्ण एकता का जो संतोषजनक ढंग से पालन नहीं किया, यानी कि यूनिटी ऑफ एक्शन का अच्छे से पालन नहीं किया। तो यहाँ पे बताना है, राइट आंसर यहाँ पे बी ही हो जाएगा। उनका कहना है कि शेक्सपियर ने क्या किया है, शेक्सपियर ने क्रिया के महत्वपूर्ण यूनिटी ऑफ एक्शन को संतोषजनक ढंग से पालन नहीं किया है। ओके, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका ये करेक्ट हो जाएगा बी। एक आपका यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस अराइज फ्रॉम फॉल्स अजम्पशन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एक चौथा सही हो जाएगा, मतलब समय और स्थान की जो यूनिटी है वो गलत धारणाओं से उत्पन्न होती है, ये भी उनका ओपिनियन है। तो 2 और 4 यहाँ पे सही है, तो आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, कोड वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन या फिर स्प्रंग रिदम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से स्प्रंग रिदम के गलत विवरणों को पहचानना है। स्प्रंग रिदम के बारे में पूछ रहा है, तो आप लोग आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ। राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
यस डी 2, 3 एंड 4 यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो यहाँ पे इन स्प्रंग रिदम इज द फीट आर ऑफ इक्वल लेंथ, अ फुट में है 1 to 4 syllable इन स्प्रंग रिदम, ये भी सही है। एंड इट मीटर इज डेराइव्ड, तो आपका 2, 3, 4 ये सही है, आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन नॉर्थ ऑफ फ्राइज 4 जेनरिक प्लॉट्स। इसका बताना, नॉर्थ ऑफ फ्राई के 4 जेनरिक प्लॉट्स में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो नॉर्थ ऑफ फ्राई का 4 जेनरिक प्लॉट्स है, उसमें से कौन सा उल्लेख इसमें नहीं है, कॉमिक, ट्रेजिक, लिरिक या आयरनिक, कौन सा उल्लेख नहीं है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, लिरिक नहीं है। यस, सी इज करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, बाय लैंग्वेज ट्रांसफर इज मीन्ट। लैंग्वेज ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, ये बताना है कि लैंग्वेज ट्रांसफर का मतलब भाषा स्थानांतरण का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन है, काफ़ी बड़े बड़े ऑप्शन हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, हम आंसर पे जाते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा। द कैरी ओवर ऑफ रूल द मदर टंग सिंटेक्स फोनोलॉजी एंड सिमेंटिक सिस्टम टू द सेकेंड लैंग्वेज इन क्वेश्चन। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी मातृभाषा का वाक्य विन्यास है, ध्वनि विज्ञान या अर्थ प्रणाली के नियमों को आगे बढ़ाना, ये वाला है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, William Wordsworth had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem by Wordsworth was his best cure for despair. Which is that poem? तो विलियम वर्ड्सवर्थ का थॉमस हार्डी पर गहरा प्रभाव था, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव था। हार्डी के अनुसार वर्ड्सवर्थ की एक विशेष कविता निराशा के लिए उनकी सबसे अच्छी दवा है। वो कविता कौन सी है, मतलब निराशा के लिए सबसे अच्छी दवा है वर्ड्सवर्थ की वो कविता। माइकल है, टिंटन एबे रिविजिटेड है, द इडियट बॉय है, लीच गैदरर है, कौन सा है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा डी, लीच गैदरर। लीच गैदरर वो पोयम है जिसको हार्डी कहते हैं बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द इटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रूप। ट्रूप इज, ट्रूप शब्द का व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या होगा। जेस्टर होगा, टर्निंग होगा, मिरर होगा या सपोर्ट होगा। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका टर्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, everything that man esteems endorses a moment or a day, loves pleasure, drives his love away. In the above quote, the last line is example of. जो लास्ट लाइन है वो किसका एग्जाम्पल है, ल्यूजन है कि प्लोनाज में है या पैराडॉक्स है कि ज़ेगुमा है, ठीक है, बताना है। मनुष्य जिस किसी भी चीज़ का सम्मान करता है वो एक पल या एक दिन तक ही टिकती है। प्रेम का सुख उसके प्रेम को दूर भगा देता है, बताना है। जो लास्ट लाइन है वो किसका एग्जाम्पल है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, पैराडॉक्स का। व्हेन यू से, जब आप कहते हैं, आई लव हर आइज, हर हेयर, हर नोज, हर चीक्स, हर लिप्स, यू आर यूजिंग अ रिटोरिकल डिवाइस। तो आप क्या करते हैं, एक अलंकारिक उपकरण का यूज़ कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बताना है। जिसे इनुमरेशन कहा जाता है, या फिर एंटानागोग कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं पैराटेक्सिस या हाइपोटेक्सिस। क्या कहा जाता है जब आप कहते हैं, ठीक है, बताना है यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इनुमरेशन। इनुमरेशन मतलब ही होता है काउंट करना, गणना करना, ठीक है, कैलकुलेट करना, यानी कि एक के बाद एक एक चीज़ कहना। इनुमरेशन मतलब ही होता है एक के बाद एक एक चीज़ कहना, मतलब कई चीज़ें हों, कई चीज़ों का एक एक करके उल्लेख करने की क्रिया को ही इनुमरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए, आई लव हर आइज, हेयर, नोज, चीक्स, लिप्स, इसी तरह ना कई चीज़ों का एक एक करके उल्लेख करने की क्रिया को ही इनुमरेशन कहते हैं, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, मिल्टन इंट्रोड्यूसेस सैटर्न एंड द फॉलन एंजल्स इन द बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जो मिल्टन है, एक मिनट, पूछा जा रहा है कि मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट की बुक में सैटर्न और उसके जो फॉलन एंजल्स का परिचय दिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। आगे पूछा जा रहा है, 2 ऑफ द चीफ डेविल्स रीअपियर इन बुक सेकेंड। तो दो मुख्य शैतान जो थे, दो मुख्य डेविल्स थे, वो बुक सेकेंड में फिर से प्रकट होते हैं। वो दोनों मुख्य कौन कौन से हैं,
मुलोच है, केमोस है, बेलियल है या थम्मुज है? कौन है वो दोनों? ठीक है, तो बुक फर्स्ट में तो ये शैटन के और फॉलन एंजल्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन बुक सेकंड में 2 चीफ डेविल्स दोबारा से रीअपियर होते हैं। वो चीफ डेविल्स कौन से हैं? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा बी 1 and 3, मुलोच एंड बेलियल, ये दोनों रहते हैं। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। फॉर नेचर देन द कोर्सर प्लेजर्स ऑफ माई बॉय हिज days and their glad animal movements all gone by to me was all in all, in 3 lines from Tintin Abbey revisited, Wordsworth is talking about। तो यहाँ पे टिंटन एबे की ये लाइनें हैं। वर्ड्सवर्थ किसके बारे में बात कर रहे हैं? इन लाइनों में बताना है, इन लाइनों में वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि प्रकृति के लिए मेरे बचपन के दिनों में जो स्थूल सुख है, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, बॉयज़ डेज है। तो बताना है सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्रकृति के साथ उनके रिश्ते का दूसरा चरण है ये, या फिर फर्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, प्रकृति के साथ उनके रिश्ते का पहला स्टेज, या फिर बोथ द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज इन द रिलेशनशिप विद नेचर, या प्रकृति के साथ उनके रिश्ते के पहले और दोनों स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा सी, दोनों ही स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द प्री-रैफेलाइट एम्ड एट, द प्री-रैफेलाइट का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? रिप्लेसिंग द एकेडमिक स्टाइल, यानी कि जो शैक्षणिक शैली का प्रतिस्थापित करना, या रिटर्न टू द ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी, सच्चाई और सरलता की ओर लौटना, या फिर ड्राइंग फ्रॉम द इटालियन पेंटिंग बिफोर द टाइम ऑफ राफेल के समय से पहले ही इटालियन पेंटिंग्स की प्रेरणा लेना, ये सभी था, उसका उद्देश्य ये था प्री-रैफेलाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। एन एरर इन जजमेंट कॉज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस इज कॉल्ड, पेरिपेटिया, हमार्चिया, हैलीबर्ट या फिर इनजस्टिस, क्या बोला जाएगा? मतलब अज्ञानता या अचानक कमजोरी के कारण निर्णय में हुई त्रुटि को क्या कहा जाता है? हमने पढ़ रखा है, तो उसे बोला जाता है हमार्चिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ही हैज़ अ पैरेट नोज, यहाँ पे जो पैरेट नोज है वो क्या है? सिमली है, डेड मेटाफर है कि सबमर्ज मेटाफर है, मिक्स्ड मेटाफर है, क्या है? ही हैज़ अ मेटाफर तो है, इतना पता है, सिमली तो नहीं है। ही हैज़ अ पैरेट नोज, तो यहाँ पे बताना है आपने, सिमली तो नहीं है, यहाँ पे बस इतना बताना है, डेड है कि सबमर्ज्ड है, मिक्स्ड है, क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो आपका पैरेट नोज है ये एक सबमर्ज्ड मेटाफर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। एक टर्म है इन्वेक्टिव, डज नॉट रेफर टू, कौन सा ये रेफर नहीं करता है? इन्वेक्टिव के बारे में कौन सी चीज़ें सही नहीं है? इन्वेक्टिव बताना है, कौन सा ये सही नहीं है? अपशब्द, इन्वेक्टिव मतलब ही होता है अपशब्द, इसको अगर बोला जाए, गाली एक प्रकार की होती है ये। ठीक है, एक प्रकार की गाली होती है, इन्वेक्टिव मतलब ही होता है अपशब्द होता है। तो कौन सा सही नहीं है ये बताना है, जिसको लिख के भी आप बोल सकते हो, मतलब एक प्रकार का अब्यूजिंग बोला जाता है, अब्यूसिव लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करना, तो ये अक्सर यूज़ होता है। तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि एक प्रकार की अब्यूजिंग राइटिंग होती है, स्पीचेस होती हैं, हार्श डिनंशिएशन होता है, सही है। इंसल्टिंग राइटिंग अटैक होता है, बिल्कुल होता है, ये भी होता है। और आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो टर्म है वो इन वे विच मीन्स टू बिरिंग या फिर डिनाउंस, निंदा करना, इस टाइप का। लेकिन सी नहीं है, ये रिटन स्पोकन टेक्स्ट नहीं होता जिसमें अपेरेंटली स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। एक प्रकार का अपशब्द बोलना, जो किसी के ऊपर अटैक करना। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द एनलाइटनमेंट वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय, मतलब जो एनलाइटनमेंट की विशेषता क्या है बताना है। एनलाइटनमेंट, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अ बिलीफ इन द यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ रीजन एंड एम्फेसिस ऑन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, तर्क और सार्वभौमिक, जो आपका तर्क और सार्वभौमिक सत्ता में विश्वास और वैज्ञानिक प्रयोग पर जोर देना, वो है। 59 पे आएंगे हम। द नेम ऑफ समवन एल्स एज्यूम्ड बाय द ऑथर ऑफ द वर्क इज, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वर्क, जो वर्क है, जो वर्क के लेखक द्वारा ग्रहण किया गया नाम किसी अन्य व्यक्ति का हो, वो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्रोनिम कि स्यूडोनिम, एलोनिम या पैरोनिम, उसे हम क्या बोलते हैं बताना है यहाँ पे। ठीक है, एक्रोनिम मतलब होता है मिनिएचर, यानी कि जो संक्षिप्त रूप हो किसी का, लघु रूप हो, मिनिएचर फॉर्म जिसे हम बोला जाता है, मिनिएचर फॉर्म यानी कि लघु रूप।
और स्यूडोनिम तो पता ही है स्यूडोनिम क्या होता है। यहाँ पे एलोनिम जो होता है, एलोनिम का अर्थ होता है एक ऐसा नाम जो किसी लेखक द्वारा ग्रहण तो किया गया है लेकिन वास्तव में वो किसी अन्य व्यक्ति का होता है, उसे बोला जाता है एलोनिम। तो ये याद रखना है। अब पैरोनिम मतलब होता है समानार्थी, जैसे आप बोल सकते हैं नियर बाय वर्ड्स, वो होता है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, एलोनिम। स्यूडोनिम पे नहीं जाएंगे। यहाँ पे बात क्या कह रहा है, वही चीज़ कह रहा है, वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि मतलब लेखक के अनुसार कोई लेखक किसी का नाम ले रहा है, ग्रहण कर ले, लेकिन वास्तव में वो किसी अन्य व्यक्ति का है। तो यहाँ पे हम एलोनिम पे जाएंगे। मेरे हिसाब से एलोनिम है, आप लोग बताइएगा ज़रूर यहाँ पे आपको क्या सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। हु इज़ नॉट अ मेटाफिजिकल पोएट, इसमें बताना है कौन सा मेटाफिजिकल पोएट नहीं है। जॉन डन है, जॉन ड्राइडन है, अब्राहम काउली है, हेनरी वॉन है। कौन से नहीं पूछा गया ना, कौन सा नहीं है मेटाफिजिकल पोएट, तो यहाँ पे आपने बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन डन तो है, अब्राहम काउली भी हैं, हेनरी वॉन भी हैं, रिचर्ड क्रैशा भी हैं, ये भी याद रखना है, रिचर्ड क्रैशा वो भी हैं, लेकिन ड्राइडन नहीं है, ड्राइडन नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ड्राइडन नहीं है, रिचर्ड क्रैशा भी हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। मनोवा इज़ अ कैरेक्टर इन मनोवा, किसका कैरेक्टर है? कॉमर्स का, डॉक्टर फॉस्टिस का, मेजर का, सैमसन का। तो हम सभी जानते हैं ये सैमसन का है, सैमसन का फादर रहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। मिल्टन वाज द पोलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर हुज रिमार्क इज दिस। मिल्टन कौन है? मिल्टन स्पेंसर के काव्यात्मक पुत्र थे, ऐसा किसका रिमार्क है, किसकी टिप्पणी है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ड्राइडन जी का है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। अ डॉक्ट्रिन और बिलीफ दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज डिवाइन इज मेडिटेशन, पैंथीज्म, पैसिमिज्म या प्लेटोनिक लव, क्या कहा जाता है? मतलब पूछा क्या जा रहा है कि ये सिद्धांत या विश्वास की पृथ्वी पर सारा जीवन दिव्य है, वो क्या है? अगर किसी को ये डॉक्ट्रिन, ये सिद्धांत है या किसी का ये बिलीफ है कि जो पृथ्वी पर सारा जीवन एक दिव्य है, एक डिवाइन है, तो ऐसे उसे क्या बोला जाएगा? मेडिटेशन की पैंथीज्म क्या बोला जाएगा? तो उसे बोला जाता है पैंथीज्म, सर्वेश्वरवाद। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है प्रेस वॉज मेड फ्री इन, ठीक है। प्रेस को स्वतंत्र कब बनाया गया? 44 में, 49 में, 60 में या फिर आपका 95 में। तो प्रेस को फ्री कब बनाया गया, स्वतंत्र कब बनाया गया, यह हमने पढ़ा है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1695 में, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 1695 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। ऑन द डेथ ऑफ शेक्सपियर द होल नेचर वेप्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? शेक्सपियर की डेथ पर पूरी प्रकृति रो पड़ी, ये किसका उदाहरण है? एक पैथेटिक फैलेसी है कि एम्बिग्यूटी है या फिर मेटाफर है, मेटोनमी है, क्या है ये? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, एक पैथेटिक फैलेसी है। पूरी प्रकृति रो पड़ी मतलब प्रकृति को ऐसे बनाया गया मानो कोई मानव हो, ठीक है। अब यहाँ से आपका ग्रामर का क्वेश्चन है और मैंने यहाँ पे जो पैराग्राफ था उसको हटा दिया था। यहाँ पे आपका 71 से 74 यहाँ से आपका ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, वहाँ तक लिटरेचर का था, ठीक है। तो इसमें बताना है स्पॉट द एरर बताना है। 71 में कौन सा एरर है? ड्यूटीज़ ऑफ अ पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स, नो एरर। बताना है इसमें कौन सा एरर है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टिगेट है तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक जिरेंड लाना चाहिए, ना कि नॉन फिनिट आएगा, इन्फिनिटिव नहीं आएगा, कंटेनिंग हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना है, यहाँ पे कंटेनिंग आएगा, टू कंटेन नहीं आएगा, कंटेनिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है नीदर ऑफ द प्लान्स सूट्स हिम एंड देयरफॉर ही डिसाइडेड नॉट टू गो आउट स्टडी। तो इसमें बताना है कि कौन सा किसमें एरर है, ठीक है। यहाँ से आपका ग्रामर का क्वेश्चन स्टार्ट है, इसमें बताना है कौन सा एरर है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टडी है। स्टडी अगर आपका आ गया या फिर आपका एगो आ गया, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे या पर्टिकुलर कोई डेट आ रहा है, तो वो टेंस को हम किस में लेके जाते हैं? सिंपल पास्ट में लेके जाते हैं, जो कि ये सिंपल पास्ट में है भी यहाँ पे, बट ये नहीं है, बी पार्ट में एरर है। यहाँ पे सूट्स नहीं होगा, सूटेड होगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि विवेक इज द मोस्ट इंटेलिजेंट, नो एरर। इसमें बताना है कौन सा एरर है। तो यहाँ पे जो एरर है, यहाँ पे देखने माई ऑब्जर्वेशन इज दैट बिटवीन विवेक एंड शशि के बीच की कंपैरिजन हो रही है। दो लोगों के बीच की कंपैरिजन होती है अगर, तो हम उसमें कंपैरेटिव डिग्री में लेके जाते हैं, ना कि सुपरलेटिव। तो विवेक इज द मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट हो जाएगा, मोस्ट नहीं होगा। यहाँ पे सी पार्ट में एरर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी वांटेड टू परचेज समथिंग बट ऑल द 3 स्टोर्स इन दैट एरिया वर क्लोज्ड ऑन दैट डे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कौन सा एरर है, तो यहाँ पे सी पार्ट में एरर है, दैट नहीं होगा, इन द एरिया हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, तो द एरिया हो जाएगा, दैट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एज रिप्लेसमेंट करना है द पॉट बोल्ड द ऑल द इरिगेशन लेवल्ड, ये था, बोल्ड नहीं किया गया था, यही था, लेवल्ड ऑन, यही था, इसी को रिप्लेस करना है। अगर रिप्लेस ही करना है, लेवल्ड फॉर होगा, लेवल्ड एट, लेवल्ड अगेंस्ट या लेवल्ड विद, क्या आएगा यहाँ पे बताना है। ठीक है, मतलब उन पर लगाए गए सभी आरोप क्या है, निराधार पाए गए। क्या आएगा यहाँ पे, निराधार पाए गए, उन पर लगाए गए सभी आरोप। तो लेवल्ड अगेंस्ट होता है, ऑन नहीं होता है, अगेंस्ट होता है। यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है आपका, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एज रिप्लेसमेंट, ये भी करना है रिप्लेसमेंट। कैन दिस मशीन बी अडेप्टेड, ये है बाय फॉर्म वर्क, तो यहाँ पे अडेप्टेड बाय, इसी को रिप्लेस करना है, क्या आएगा, अडेप्टेड बाय, इन, अडेप्टेड इन होगा, इनटू होगा, या फिर टू होगा, या फिर फॉर होगा, क्या होगा बताना है। ठीक है, मतलब क्या इस मशीन को कृषि कार्य के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, तो अडेप्टेड टू होता है, बाय नहीं होता है, अडेप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव एज रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट बोल्ड, यहाँ पे बताना है, ही इज़ अ सिंगर ऑफ ग्रेट रिप्यूट बट हिज स्टडीज, यहाँ से है, ठीक है, बट हिज स्टडी परफॉर्मेंसेस, यहाँ तक है, इसको रिप्लेस करना है, क्या आएगा, परफॉर्मेंसेस वर, परफॉर्मेंस फॉर स्टडी वर होगा, कि स्टडीज परफॉर्मेंसेस वॉज होगा, कि स्टडी परफॉर्मेंस वर होगा, या परफॉर्मेंसेस अबाउट स्टडी वर हो जाएगा, क्या होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा बी, कि ही इज़ अ सिंगर ऑफ ग्रेट रेप्यूट बट हिज स्टडीज परफॉर्मेंस वॉज, क्योंकि कल का जो उसका परफॉर्मेंस था वो बहुत ही पूरी तरह से डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि वो ग्रेट रेप्यूट सिंगर था, लेकिन जो कल का उसका परफॉर्मेंस था वो पूरी तरह से क्या था, डिसअपॉइंटिंग था। तो यहाँ पे बी पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हमें फिल करना है, दोनों में क्या आएगा, ओनली डैश पीपल आर डैश आफ्टर डेथ, इजी है कि आफ्टर डेथ के बाद किसे याद किया जाता है, वर्चुअस लोगों को ही याद किया जाता है, तो ओनली वर्चुअस पीपल आर रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ। तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे बताना है PQRS का क्वेश्चन है ये, आपने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दूंगी जिससे आप आंसर चूज कर सकें। विल नॉर्मली बी ग्रांटेड, कैंडिडेट्स शुड नोट दैट नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज ऑफ सेंटर। यहाँ पे बताना है कि कौन सा आपका PQRS सही है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे, आप यहाँ पे देखेंगे विल से तो कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता है, क्योंकि भाई हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से नहीं शुरू होता है। दैट से भी नहीं होता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो दैट से शुरुआत में तो शुरू नहीं होता है, ऑफ से भी नहीं होता है। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स शुड नोट, अच्छा यहाँ से शुरू होता है क्वेश्चन, सेंटेंस यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो क्यू से शुरू हो रहा है। देखते हैं क्यू वाला सेंटेंस आपका किस में है ऑप्शन में, ये तो P से स्टार्ट है, कट गया, SQ एक ही है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, QRSP हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ये भी आपका PQRS वाला है, इसको भी देख सकते हैं। आफ्टर द क्लोनल एंड हिज वाइफ द हाउस स्टूड एम्प्टी हैड गॉन अब्रॉड फॉर मेनी ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा बताना है। तो आफ्टर से भी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा, हैड से भी स्टार्ट नहीं होगा, फॉर से स्टार्टिंग होगा, यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। द हाउस स्टूड एम्प्टी, घर जो है वो खाली है, कब से खाली है, फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सालों से खाली है। क्यों खाली है, आपका क्यों हो गया,
एस हो गया, तो क्यू एस वाला कौन सा सही है, डी सही है, यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एस टी क्यों खाली है भाई, यहाँ पे आपका पी हो जाएगा आफ्टर द क्लोनल एंड उनकी वाइफ के जाने के बाद, बाहर जाने के बाद। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे आएंगे। चूज द ऑल्टरनेटिव नियरली अपोजिट मीनिंग बताना है। अपोजिट वर्ड इन बोल्ड, इट इज सेड दैट ट्रेवल ब्रोडेंस वंस आउटलुक। तो यहाँ पे बताना है नैरोज है, श्रिक्स है, कॉन्ट्रैक्ट है, रेस्ट्रिक्ट है, क्या आपका करेक्ट हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, ओके ठीक है। ब्रॉडेंस मीन्स क्या होता है बताना है। तो ब्रॉडेंस मतलब होता है, इसको अगर देखा जाए चौड़ाई बढ़ाना या बढ़ना, अधिक चौड़ा, अधिक चौड़ा। तो इसका हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है, तो नैरो हो जाएगा। श्रिंक्स मतलब भी होता है जो सिकुड़ना वाला टाइप होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी वही चीज़ें दिखाता है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है द क्रिमिनल वॉज, वही चीज़ है, अपोजिट बताना है यहाँ पे भी। द क्रिमिनल वॉज डिटेन्ड, यहाँ पे अंडरलाइन किया गया था, बाय द पुलिस। डिटेन्ड का हमें अपोजिट बताना है। द क्रिमिनल वॉज डिटेन्ड बाय द पुलिस, क्रिमिनल ने क्या किया है, पुलिस को डिटेन किया है। डिटेन मतलब क्या होता है, ज़बरदस्ती रोके रहना, जाने नहीं देना, पकड़े रहना, यानी किसी व्यक्ति को किसी स्थान से जाने न दे, रोक लेना, किसी कुछ देरी करना, रोक लेना होता है, तो रोका है इन्होंने। तो यहाँ पे डिटर्ड हो जाएगा, रिलीज, डिसमिस या प्रोटेक्टेड क्या हो जाएगा, इसका मतलब अपोजिट बताना है। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, रोकने का रिलीज ही हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। 103 से 106 में क्या करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन को फिल करना है। द मदर वॉज एंक्सस डैश द सेफ्टी ऑफ हर सन, क्या होगा यहाँ पे बताना है। एंक्सस, एट, अबाउट, फॉर या अपॉन क्या हो जाएगा। तो जो मदर है वो एंक्सस अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका अबाउट करेक्ट हो जाएगा। एंक्सस अबाउट मतलब ही होता है, एक फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है कंसर्न। एंक्सस अबाउट एक फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है कंसर्न, और यहाँ पे कंसर्न की ही बात हो रही है, कंसर्न। ठीक है, एक पॉजिटिव कंसर्न या डिज़ायर की बात हो तो वहाँ पे एंक्सस अबाउट लगाएंगे। एंक्सस फॉर कहाँ लगाते हैं, जहाँ पे एक एंक्सस फॉर कहाँ लगाते हैं, ठीक है, समथिंग की बात हो रही हो वहाँ पे आप लगाते हैं, किसी चीज़ के लिए कंसर्न हो रहे हो तो वहाँ पे भी कंसर्न के लिए होता है, बट वहाँ पे समथिंग में आता है तो फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ही वॉज एडवाइज टू एब्सटेन डैश ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, इन, एट, फ्रॉम या फिर बाय। तो अब्सटेन हो गया, रिफ्रेन हो गया, प्रिवेंट हो गया, डिजिस्ट हो गया, डिबार हो गया, इन सभी का मतलब होता है रोकना, रोकना, अपने आप को दूर रखना किसी चीज़ से। तो इन सभी के साथ हम कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, फ्रॉम लगाते हैं। और इसके बाद अगर वर्ब आता है तो वर्ब कौन सी फॉर्म में आता है, आईएनजी फॉर्म में आता है, यानी कि जेरेंट फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। द रेनफॉल डैश इन इंडिया वेरीज डैश प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम ईयर, प्लेस टू प्लेस एंड ऑल्सो फ्रॉम ईयर डैश ईयर। यहाँ पे क्या होगा, ओवर, विद, बाई, ऑफ, फ्रॉम, आफ्टर, इन, फ्रॉम, टू या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, हम सभी को पता है रेनफॉल कहाँ होता है, इंडिया में होता है, तो यहाँ पे आपका इन आएगा। वेरीज डैश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस होता है ना, यहाँ पे आपका फ्रॉम हो जाएगा। उसके बाद ऑल्सो फ्रॉम ईयर टू ईयर हो जाएगा। तो कौन सा आपका करेक्ट है यहाँ पे, 85 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। चूज द ऑल्टरनेटिव विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द वर्ड्स अ जॉब विदाउट, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूट है, जॉब विदाउट सैलरी, एक ऐसी जॉब जो बिना सैलरी की हो। तो ये तो कितनी ही बार आया है, ठीक है, बिना सैलरी की हो वो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 87 से 89 क्या करना है। फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इन ईच ग्रुप वन वर्ड इज मिस स्पेल्ड बताना है। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। यहाँ पे कौन सा इनएग्जॉस्टिबल है, नरिशमेंट है, रेस्पिबरी है या फिर टार्शरी है, कौन सा आपका करेक्ट होगा बताना है। तो इनकरेक्ट कौन सा स्पेलिंग है आपकी, तो वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, इनएग्जॉस्टिबल। तो इनएग्जॉस्टिबल में क्या हो जाएगा, ए नहीं आएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा। जैसे आपका INEXHAUSTIBLE, इनएग्जॉस्टिबल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इनएग्जॉस्टिबल मतलब क्या होता है, अटूट,
बाकी आपका नरिशमेंट करेक्ट है। रेस्पबेरी ये भी सही है, रसभरी जिसका मतलब होता है रासबेरी। टार्शरी आपका आ गया है। टार्शरी मतलब क्या होता है, तृतीयक जिसे आप बोलो, तिगुना जिसे आप ट्रिबल बोलते हो, ठीक है। थ्री फोल्ड जिसे आप बोल सकते हो, थ्री फोल्ड। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट पे ये भी बताना है आपने, नेक्स्ट कहाँ से कहाँ तक करना है। यस, 87 से 89 करना है। तो यहाँ पे बताना है विरुलेंट है, मायरेड है, जियोपार्डी है या फिर डिप्रीडेशन है, कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जियोपार्डी, ये गलत हो जाएगा, स्पेलिंग गलत है। बाकी विरुलेंट मतलब क्या होता है, विषैला, टॉक्सिक विषैला। और मैरिड मतलब क्या होता है, मैरिड माइंडेड, शेक्सपियर हमने पढ़ा ना, असंख्य, ठीक है। और आपने यहाँ पे देखना है जियोपार्डी, ये गलत हो जाएगा। जियोपार्डी मतलब होता है खतरा, ठीक है, खतरा। तो आप इससे इसकी जो स्पेलिंग है ये आपका EO होता है, JEO। बाकी सब सही था यहाँ पे, ठीक है। ओके, बाकी आपका डिप्रीडेशन मतलब होता है लूटपाट, रॉबरी, ठीक है, रॉबरी, लूटपाट। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है अपना बताना है यहाँ पे कौन सा आपका बाईस्टैंडर, एनोनिमिटी, इमोबाइल या फिर स्टैथोस्कोप, कौन सा आपका सही होगा, कौन सा यहाँ पे करेक्ट है, यानी कि कौन सा गलत है स्पेलिंग। तो स्पेलिंग जो गलत है वो आपकी बी करेक्ट हो जाएगी। एनोनिमिटी की स्पेलिंग आपकी गलत है। सबसे पहले देख लेते हैं बाईस्टैंडर मीन्स क्या होता है, दर्शक, व्यूअर, ठीक है, दर्शक, ऑडियंस, ठीक है, स्पेक्टेटर जिसे आप बोल सकते हैं, तो दर्शक हो गया। और यहाँ पे जो गलत है वो ITY होगा बस, बाकी सब सही था, एनोनिमिटी हो जाएगा, ANONYMITY हो जाएगा। ई की जगह पे आई होगा, बस यही गुमनामी, एनोनिमिटी, अशांत होने की जो अवस्था है उसे बोला जाता है, नाम का ना होना। इमोबाइल मतलब क्या होता है, स्टेबल यानी कि स्टैटिक, स्थिर जिसे आप बोल सकते हैं। और स्टेथोस्कोप मतलब क्या होता है, जो शब्द से फेफड़े की व्यवस्था जानने का जो यंत्र होता है उसे बोला जाता है स्टेथोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फेयर, इन एवरी वॉइस इज एवरी बैन, द माइंड फोर्स मैनिकल्स आई हियर। यहाँ पे बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। बार बार यहाँ पे एक ही चीज़ का पुनरावृत्ति हो रही है, एवरी, इन एवरी। तो अगर शुरुआत में ही, बिगिनिंग में ही बार बार वो रिपीटिशन होती हो उसे हम क्या बोलते हैं, एनाफोरा। यहाँ पे टाइम नहीं लगाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, एनाफोरा बोलेंगे। लास्ट में वही बिगिनिंग हो गया, एपिस्ट्रॉफी। 91 से 93 हमें क्या करना है, ईच द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। देख लेते हैं इसको भी। ही कैन नॉट पास द टेस्ट विदाउट योर हेल्प, चेंज इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है कि वो तुम्हारी हेल्प के बिना टेस्ट पास नहीं कर सकता, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्प हिम, उसकी सहायता करो, इफ़ ही विल पास द टेस्ट, अगर वो, ये तो नहीं होगा ना, ही कैन नॉट पास, वो टेस्ट को पास नहीं कर सकता जब तक तुम उसकी हेल्प नहीं करोगे। यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट है, 91 का बी। यस, नेक्स्ट वन है, आई सेड टू माई ब्रदर लेट्स गो टू द सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज, इन डायरेक्ट स्पीच में बदलना है। मैंने अपने भाई से कहा चलो लेट्स गो टू सम हिल स्टेशन फॉर अ चेंज। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग, अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच फर्स्ट फॉर्म में है और थर्ड फॉर्म में है, यानी कि फर्स्ट पर्सन में है और थर्ड पर्सन है, दोनों एक साथ आ रहे हैं रिपोर्टिंग स्पीच में, तो लेटस को हम किस में चेंज करते हैं, दैट वी शुड में चेंज करते हैं, दैट वी शुड में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कौन सा दैट वी शुड होगा, वही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है, ये भी नहीं है, टू लेट, ये बात, दैट वी शुड, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यू मस्ट टेल द ट्रूथ, यू मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें फेस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना चाहिए। इसमें क्या करना है, इसमें ईदर आर का यूज़ करके हमें बनाना है, ठीक है। क्या होगा, ईदर यू मस्ट टेल द ट्रूथ, यू मस्ट फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, या फिर इधर टेल द ट्रूथ और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, या इधर टेल द ट्रूथ। आपने बताना है कौन सा आंसर है। तब तक मैं पानी पी लूँ, आप लोग आंसर करिए।
थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया क्योंकि ग्रामर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगी। तो यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं, हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। माई ओपिनियन इज दैट ही विल गेट गुड मार्क्स। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे बताना है कि माई ओपिनियन यहाँ पे दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, ये है क्या? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब है कि प्रेडिकेट है, क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? अब माई ओपिनियन ये तो पूरा सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद दैट ही विल गेट गुड मार्क्स, ये क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है इलीट इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द वर्ड। ठीक है, इलीट का ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इसका रियल बताना है। ये होगा इलियट होगा, इलीट होगा, इलसिट होगा, इलाइट होगा, क्या होगा? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, इलाइट। इसी का ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, इस तरह लिखा जाता है, अपने ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। करेक्ट फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कैबिन। कैबिन का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन हमें बताना है कौन सा होगा कैबिन का। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ऐसे ऐसे करके कैबिन लिखा है, आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। टेल द फिगर ऑफ स्पीच इन द लाइन एंड दैट स्ट्राइफ वॉज नॉट इनग्लोरियस दो द इवेंट वॉज डायर। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इसमें है बताना है। हाइपरबली है, ट्रांसपर एपिथेट है, लिटोटस है या ऑक्सीमोरोन है। सो राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो लेंदी हो जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेबल टू फंक्शनल ग्रामर। तो यहाँ पे बताना है फंक्शनल ग्रामर के बारे में, मतलब फंक्शनल ग्रामर को कौन सी चीज़ें एप्लीकेबल है निम्नलिखित में से। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर इनकरेज टू यूज़ द सेंटेंसेज, मतलब स्टूडेंट को इंकरेज किया जाता है सेंटेंसेस को यूज़ करने के लिए विच में बी ग्रामेटिकल इनएक्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स क्या होता है। टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स क्या होता है ये बताना है। मतलब किसी क्या होता है, यानी कि किसी कठिन परिस्थिति से बिना बहुत अधिक नुकसान या प्रभावित हुए बचना, यानी तूफान का सामना करना, डिफ़िकल्ट टाइम में सर्वाइव करना। टू वेदर द स्टॉर्म, टू सर्वाइव अन डिफ़िकल्ट टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। टू पुल थ्रू। टू पुल थ्रू मीन्स क्या होता है? टू पुल थ्रू मतलब क्या होता है? दोबारा से रिकवर होना, रिकवर करना। ठीक है, टू पुल थ्रू यानी कि एक खतरनाक बीमारी के अंत तक सफलतापूर्वक आने के लिए या फिर से ठीक होने के लिए, रिकवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 101 से 105 क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक हमें भरना है। इफ़ आई हैड टोल्ड द ट्रूथ डैश पनिशमेंट, हमें क्या भरना है यहाँ पे? इफ़ आई हैड, तो हम सभी को पता है ये आपका कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है। अगर इफ़ वाला पोर्शन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो दूसरा वाला पोर्शन वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, आई वुड हैव एस्केप्ड पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इट इज़ हार्डली 10 ईयर्स डैश द रिफॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस। इट इज़ हार्डली 10 ईयर्स, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स डैश इंश्योर्ड, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? वर, वॉज, आर या फिर। तो यहाँ पे देखिए विद है, विद हो गया आपका, टुगेदर हो गया, टुगेदर विद हो गया, एज वेल एज हो गया, इन एडिशन टू हो गया। ये सब से क्या होते हैं? दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, जो हमारी वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, तो यहाँ पे आपका वॉज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। मच डैश सिंस दे वर हेयर लास्ट, तो यहाँ पे आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? मच हैज़ हैपेंड हो जाएगा। कोई चीज़ घटित हुई है पिछले में जो अभी भी है, तो यहाँ पे आपका मच हैज़ हैपेंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। आई ट्राई टू लर्न इंग्लिश फॉर ईयर्स बट, मैं बहुत सालों से इंग्लिश से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई हैव नॉट सक्सीडेड, लेकिन अभी तक सक्सीड नहीं हो पाया। ठीक है, पिछले पास्ट की कोई एक्शन प्रेजेंट तक आ रही है तो वो आपका परफेक्ट में ही जाता है। 106 से 107 हमें क्या करना है? फिल करना है। ये भी फिल इन द ब्लैंक ही है, फिल करना है। मिस्टर नेहरूज स्पीच ऑलवेज ब्रॉट आउट हिज डैश फॉर इंडिया एंड द वेल बीइंग ऑफ इट्स, क्या होगा? सैडनेस, फॉरेस्ट, ग्रेटनेस, रेजिडेंट्स, जॉय, लैंड, लव, पीपल।
तो जो नेहरू के भाषण होते थे वो हमेशा भारत और उनके लोगों के लिए, उनके लोगों की भलाई के प्रति के लिए प्यार झलकता था, लव होता था और उनके लोगों के लिए प्यार झलकता था। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, मेन विद ग्रेट डैश एंड नॉलेज आर यूजली वेरी पोलाइट एंड, तो यहाँ पे आपका मेन विद ग्रेट विजडम हो जाएगा, ठीक है। बाकी यूजली पोलाइट एंड हम्बल हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। महान बुद्धि और ज्ञान वाले लोग जो आमतौर पर विनम्र होते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चूज द वर्ड फ्रेज, चूज द वर्ड आर फ्रेज विच इज नियरेस्ट मीनिंग द वर्ड एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का नियरेस्ट मीनिंग हमें बताना है, क्या होगा एंटागोनिस्ट का। होस्टाइल मॉकरी या प्लूरलिस्टिक अघास्ट, क्या होगा। अघास्ट मीन्स क्या होता है, हक्का बक्का, बहुत चक्का जिसे आप बोल सकते हो, आश्चर्यचकित, डरा हुआ, अघास्ट हो गया। यहाँ पे होस्टाइल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एपरटेन। एपरटेन, एपरटेन मतलब क्या होता है, इसको भी नियरेस्ट मीनिंग ही बताना, गिव अप, ऑफेंस, टू बी एप्रोप्रिएट, क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। एपरटेन का मतलब होता है कोई विशेषता, मतलब है संबंध रखना, लगाव रखना, एपरटेन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, टू बी एप्रोप्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, रेड द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट एंटोनिम बताना है यहाँ पे हमें। राम इज शोइंग साइन ऑफ सेनिलिटी। सेनिलिटी, सेनिलिटी मीन्स क्या होता है, इसका एंटोनिम हमें बताना है। तो सेनिलिटी मतलब होता है बुढ़ापा। तो लेजीनेस, मैच्योरिटी, एग्जॉस्शन, वेरिलिटी, विरिलिटी, विरिलिटी इसका करेक्ट हो जाएगा। पॉरुस जिसका मतलब होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द सुपरिटेंडेंट लुक्ड वेरी ग्रम्पी। ग्रम्पी मतलब क्या होता है, श्योरली है, प्लीजेंट है आपके सामने, और ग्रम्पी क्या होगा, ग्रम्पी मतलब चिड़चिड़ा, बहुत ही क्रोधी टाइप का, एंग्री पर्सन, एंग्री टाइप का, चिड़चिड़ा, तो प्लीजेंट हो जाएगा इसका उल्टा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे बताना है इसकी मीनिंग, इसकी नियरेस्ट मीनिंग हमें बताना है। शैम, शैम मिस क्या होता है, तो रबिश है, सेमफुल है, प्रिटेंस है, गिल्टी है, शैम। शैम मतलब नकली, दिखावा करना, फेक, दिखावा, किसी चीज़ को झूठा, ब्लफ करना, ठीक है। आर्टिफिशियल, तो यहाँ पे आपका प्रिटेंस हो जाएगा, प्रिटेंस मतलब भी वही होता है ना। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस, करेक्ट टेंस बताना। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल हैव सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, तो करेक्ट टेंस भी बताना है कि कौन सा टेंस यहाँ पे है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट है, तो विल हैव जिसमें आ जाए, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, विल हैव, शैल हैव। नेक्स्ट वन पे आएंगे, गिवन आर 4 सेंटेंस, चूज द सेंटेंस विच डज नॉट यूज एन एडवर्ब। 4 सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, उस सेंटेंस को चूज करना है जिसमें एडवर्ब का यूज नहीं किया गया है। तो ही साइन, सी सिंग्स डिलाइटफुली, ही इज फॉर बेटर नाउ, द वेदर इज हार्डली कूल, पुट द व्हील हार्डली ओवर द स्टार बोर्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इसमें यूज नहीं हुआ है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन फॉर सेंटेंस हैव बीन गिवन व्हाट आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल इनकरेक्ट ऑप्शन। बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। सी सीम्स सैड, ये सही है। ही हैज़ आ सेल्यूलर फोन, ये भी सही है। दीज ग्रेप्स आर टेस्टिंग श्योर, आई थिंक यू आर रॉन्ग, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है भैया इसमें, ये बताना है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ये गलत है। टेस्टिंग नहीं होता है ना। दीज ग्रेप्स, ये हो जाएगा आपका दीज ग्रेप्स आपका क्या हो जाएगा, दीज ग्रेप्स टेस्ट हो जाएगा। टेस्टिंग नहीं होता है, कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आईएनजी में नहीं जाते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही शुड बी क्वाइट एंड लिसन टू माय वर्ड, चुप रहो और मेरी बातों को सुनो। यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो दैट दे तो नहीं होगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बी क्वाइट दिया है, तो टू बी क्वाइट हो जाएगा। तो टू मेंटेन भी नहीं है, टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। टू बी आस्क की बात नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं वो अर्ज कर रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट शैल बी द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। तो भाई यहाँ पे 2 अलग अलग सिंपल सेंटेंसेज है, इसको क्या करना है, एडवर्ब क्लॉज यूज़ करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। द चीफ गेस्ट एंटर्ड द हॉल, द ऑडियंस क्लैप्ड। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ऑडियंस क्लैप्ड एट द चीफ गेस्ट एंटर्ड द हॉल, ऑडियंस क्लैप्ड अपॉन द, ये तो नहीं होगा।
ऑडियंस ने क्लैप किया जब चीफ गेस्ट एंटर किए। ऑडियंस ने क्लैप किया जैसे ही, कौन सा यहाँ पे सही है बताना है, ए करेक्ट हो जाएगा। ऑडियंस ने क्लैप किया जैसे ही उन्होंने हॉल में एंटर किया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच फिगर ऑफ स्पीच देयर इन लाइन दैट एज इज बेस्ट विच इज़ द फर्स्ट व्हेन यूथ एंड ब्लड आर वार्मर। इसमें बताना है कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। सैनिक डॉग है, एपिस्ट्रॉफी, मिटोनिमी है, पर्सोनिफिकेशन है। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है इसमें? तो यहाँ पे ये ऑप्शन ही सारा गलत दे दिया। यहाँ पे ये मेटाफर है, ठीक है, इसमें ऑप्शन एक भी सही नहीं है, मेटाफर है ये आपका। मेरे हिसाब से यहाँ पे मेटाफर है, आप लोग बताइएगा क्या है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज़ ऑल आई वॉन्ट इज़ योर हैप्पीनेस। ये किस टाइप का सेंटेंस है? ऑल आई वॉन्ट इज़ योर हैप्पीनेस किस टाइप का सेंटेंस है? सिंपल है, क्लेफ्ट है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है? सो राइट आंसर ये क्लेफ्ट सेंटेंस है, ठीक है। क्या है? एक क्लेफ्ट सेंटेंस है, याद रखना है। क्लेफ्ट सेंटेंस क्या होता है? एक साधारण सेंटेंस होता है जो किसी एक हिस्से पर जोर देने के लिए बनाया जाता है। जो किसी एक हिस्से पर जोर देने के लिए सेंटेंस बनाया जाता है उसी को कहा जाता है क्लेफ्ट सेंटेंस। फिर इन द करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हैव यू गॉट एनीथिंग बिलोंग्स टू मी। हैव यू गॉट एनीथिंग, यहाँ पे आपका डैश था, यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? विच बिलोंग्स टू मी, कि दैट बिलोंग्स टू मी, कि वॉट बिलोंग्स मी टू मी, या फिर हु बिलोंग्स मी। हैव यू गॉट एनीथिंग, क्या आएगा यहाँ पे? विच या दैट। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दैट लगेगा, विच भी लग सकता है, सही हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकली स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड देयर इज़ अ मैच बिटवीन दिल्ली वेस्ट एंड दिल्ली ईस्ट टू नाइट। तो यहाँ पे बताना क्या है, एक जगह भी लगा नहीं है अंडरलाइन। टू नाइट क्या है? ये एडवर्ब है कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, कंजक्ट है या सब्जेक्टिव है, क्या है? टू नाइट क्या है? तो हम सभी को पता है टू नाइट एक एडवर्ब है, तो हम एडवर्ब पे जाएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द ग्रामेटिकली आइडेंटिटी ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। ही सजेस्टेड मी दैट आई लीव द टाउन अर्ली। कंजक्ट है, यहाँ पे लीव पर है, ठीक है, लीव पर है। लीव क्या है? कंजक्ट है, सब्जेक्टिव है कि फिनिट वर्ब है कि ट्रांजिटिव वर्ब है? तो यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव वर्ब है। नेक्स्ट वन आएंगे, रिप्लेस द अंडरलाइन पोर्शन ऑफ द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। सपोजिंग इफ ही फेल्स अगेन विल ही बी एबल टू होल्ड हिज हेड हाई। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा, ये वाला अंडरलाइन पोर्शन यही वाला है। तो यहाँ पे देखिए, या तो सपोज रखो या तो इफ़ रखो, दोनों में से कोई एक चीज़ रखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो सपोजिंग रखो या तो इफ़ रखो। तो यहाँ पे कोई एक चीज़ होगा, सुपरफ्लुअस नहीं करना है हमें, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सपोजिंग ही फेल्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट एक्सप्लेन्स द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस ही इज़ गोइंग होम। होम क्या है? होम नाउन है, कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब है या कंजक्ट है, क्या है? तो ही इज़ गोइंग, टू क्यों नहीं लगता? होम जब आता है तो टू क्यों नहीं लगता? क्योंकि होम एक एडवर्ब है। होम क्या है? एक एडवर्ब है, ओके, इस वजह से नहीं लगता। नेक्स्ट वन पाएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, विच ग्रामेटिकल टर्म एक्सप्लेन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। व्हाट आई वांट इज माय इनर पीस। तो व्हाट आई वांट ये क्या है? नाउन क्लॉज है, एडवर्ब क्लॉज है, प्रिंसिपल है या नन ऑफ द अबव है? तो व्हाट आई वांट इज माय इनर पीस, तो वर्ब से पहले अगर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है तो वो कौन सी क्लॉज है? नाउन क्लॉज है। वर्ब के बाद अगर आपकी कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आती है तब भी नाउन क्लॉज है। वर्ब के पहले आपकी एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जा रही है तो भी नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा? ये था 125 मॉडल, ये मॉडल पेपर है, और ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपने कितना स्कोर किया ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप एंड टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके जुड़ जाइएगा। मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ आज ही प्रोवाइड करा दूँगी, सारे पीडीएफ जो अभी तक नहीं गए हैं, ओके। तो आप लोग टेलीग्राम पर जरूर चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।